Welcome learners to Gate Notebook YouTube channel. So today in this session we are going to discuss theory of computation doubts. तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 15 से 20 डाउट होंगे, 20 से ज़्यादा हो सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है जिसे हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. तो ऑलराइट, तो ये कलर हम ले लेते हैं. 1 सेकेंड. हाँ, तो ये आपका वर्क कर रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज दे रखा है और इस लैंग्वेज में आपको क्या करना है. तो इस लैंग्वेज में आपको दे रखी हैं चीज़ें कि M आपका इनकोडिंग है ट्यूरिंग मशीन M का, एंड ये L ऑफ M जो है वो ट्यूरिंग मशीन M का लैंग्वेज है. ओके, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3. तो ये लैंग्वेज ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा या फिर ऐसे स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा जिसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 3 हो. तो आपको बताना है कि ये जो लैंग्वेज है आपका वो डिसाइडेबल है कि अनडिसाइडेबल है कि क्या है. तो ऑब्वियसली ये अनडिसाइडेबल होगा बिकॉज स्ट्रिंग्स की एक्सेप्टेंस इससे जुड़ी हुई है. तो जब भी कोई क्वेश्चन ट्यूरिंग मशीन का आता है और ये पूछा जाता है कि इस टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या किसी भी टाइप के स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस जो है वो जुड़ी हुई है ट्यूरिंग मशीन के हॉल्टिंग प्रॉब्लम से, और हॉल्टिंग प्रॉब्लम ही अगर अनडिसाइडेबल है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना भी अनडिसाइडेबल होगा. तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए पहले ट्यूरिंग मशीन को हॉल्ट करना पड़ेगा, और ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा कि नहीं होगा वो भी अनडिसाइडेबल है. दैट इज वाई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अनडिसाइडेबल होती है. और राइस थ्योरम भी यही कहता है कि हम किसी भी लैंग्वेज जो भी ट्यूरिंग मशीन जनरेट कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इस ये लैंग्वेज ऐसा होगा या वैसा होगा. सो डेफिनेटली इट इज अनडिसाइडेबल. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऑप्शन डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिसाइडेबल नहीं होता वो रिकर्सिव भी नहीं होता है. तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा. दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका. इसमें कि एम क्या है, इनकोडिंग है ट्यूरिंग मशीन का, और एल ऑफ एम जो है वो अगेन लैंग्वेज है जो ट्यूरिंग मशीन एम जनरेट कर रही है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 2 दे रखा है कौन डिसाइडेबल होगा. तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि जो लैंग्वेज है ट्यूरिंग मशीन एम का उसके पास इवन नंबर के स्टेट्स होंगे, और जो लैंग्वेज है ट्यूरिंग मशीन एम का वो सबसेट होगा क्लीन क्लोजर का. तो देखो, जो लैंग्वेज होती है ना ट्यूरिंग मशीन की, आप उसके बारे में डेफिनेटली कह सकते हो, क्योंकि डिसाइडेबल होता है ये कहना लैंग्वेज के बारे में, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन के जो 7 टपल का डेफिनेशन होता है उसमें लैंग्वेज आती है, और क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के डेफिनेशन में ही लैंग्वेज गिवन होता है तो लैंग्वेज के बारे में कुछ भी हो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज होगा उसमें इवन नंबर के स्टेट्स होंगे कि नहीं, वो लैंग्वेज क्लीन क्लोजर का सबसेट होगा कि नहीं. तो बोथ आर डिसाइडेबल. तो आप इसको इस तरीके से इसके एक्सप्लेनेशन को अगर पढ़ते हो तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि स्टेटमेंट 1 जो है, जो स्टेटमेंट 1 था वो क्या कह रहा था कि इवन नंबर के स्टेट्स होंगे. तो वो लैंग्वेज के प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोल रहा था, वो मशीन के प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा था और मशीन के टपल्स के बारे में बोल रहा था. तो ऑब्वियसली मशीन के टपल्स का तो डेफिनेशन दिया ही होता है. तो ये एक ट्राइवियल प्रॉपर्टी है क्योंकि किसी भी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज के लिए हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होता है, और अगर उस ट्यूरिंग मशीन में ऑड नंबर के स्टेट्स हैं भी तो हम उसका इक्वलेंट ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं जिसमें इवन नंबर के स्टेट्स हों. तो ऑड में इवन, ऑड से इवन बनाना तो ऑड में +1 कर दो तो इवन तो बन ही जाता है. तो ऑब्वियसली ये आपका सेट ऑफ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को बताता है जो डिसाइडेबल है. स्टेटमेंट 2 भी डिसाइडेबल है जिसमें कि आपको क्या क्या रखा था कि ये आपका सबसेट होगा क्लीन क्लोजर का. तो जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं सभी यूनिवर्सल सेट के या क्लीन क्लोजर के सबसेट होते हैं, और ऑब्वियसली ये जो सेट होगा वो सारे लैंग्वेजेस को इंक्लूड करेगा जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी होंगे. तो हैंस इट इज डिसाइडेबल. तो जहाँ पे रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का सेट आ रहा हो वो डेफिनेटली डिसाइडेबल होगा. तो क्लीन क्लोजर का सबसेट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होता है तो ऑब्वियसली वो डिसाइडेबल होगा. और जो आपका ऑड नंबर का स्टेट है या इवन नंबर का स्टेट है उसके लिए भी आप रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज बना सकते हो तो वो भी डिसाइडेबल होगा. और छोटा सा ट्रिक यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि अगर कोई भी चीज़ आपको ट्यूरिंग मशीन के बारे में दे रखी है और उसके लैंग्वेज के बारे में दे रखी है, उसकी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दे रखी, तो वो डिसाइडेबल होगा, और लैंग्वेज की प्रॉपर्टी के बारे में होगा तो वो अनडिसाइडेबल होगा. सिंपल लॉजिक था. तो ऑप्शन ए इसका आंसर है. नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन. तो ये थर्ड क्वेश्चन है. लेट L1
इज रिड्यूसिबल टू L2, तो ये रिड्यूसिबल होता है और इसकी मैपिंग मैनी टू 1 रिड्यूसिबल है, तो L1 जो वो रिड्यूसिबल है टू L2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई लैंग्वेज किसी दूसरे लैंग्वेज से रिड्यूसिबल होता है, तो अगर पहला लैंग्वेज अनडिसाइडेबल है तो दूसरा लैंग्वेज भी अनडिसाइडेबल होता है, और दूसरा लैंग्वेज अगर डिसाइडेबल है तो पहला लैंग्वेज भी डिसाइडेबल होता है। और वैसे अगर यहाँ पे दूसरा लैंग्वेज सेमी डिसाइडेबल है तो पहला लैंग्वेज भी सेमी डिसाइडेबल होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली ये तीनों की तीनों आपके सही आंसर है, क्योंकि हमेशा दूसरा वाला अनडिसाइडेबल होता है, पहला वाला डिसाइडेबल होता है, सॉरी पहला वाला हमेशा अनडिसाइडेबल होता है, ओके, और दूसरा वाला हमेशा डिसाइडेबल होता है, तो वो इम्प्लाई करता है कि पहला वाला डिसाइडेबल होगा, और जो दूसरा वाला होता है वो सेमी डिसाइडेबल होता है। तो डिसाइडेबल और सेमी डिसाइडेबल हमेशा सेकंड लैंग्वेज होती है जो राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है, और जो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लिखी जाती है वो अनडिसाइडेबल होती है, और दूसरी वाली हमेशा डिसाइडेबल एंड सेमी डिसाइडेबल होती है। बस इतना याद रखोगे ना, ये प्रॉपर्टीज राइस थ्योरम की है। तो ये है तीनों आंसर। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि अगर L1 रिड्यूसिबल है टू L2, तो L2 आपका डिसाइडेबल है तो L1 भी डिसाइडेबल होगा, L2 अगर आपका सेमी डिसाइडेबल है तो L1 भी सेमी डिसाइडेबल होगा, और L1 आपका अनडिसाइडेबल है तो L2 भी आपका अनडिसाइडेबल होगा। तो ये जो L2 है वो आपकी डिसाइडेबल भी होती है, सेमी डिसाइडेबल भी होती है, और L1 आपका अनडिसाइडेबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 2 लैंग्वेजेस दे रखे हैं और M है इनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। आपको बताना है क्या करेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर है आपका कि लैंग्वेज जो होगी ट्यूरिंग मशीन की वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और ये बोल रहा है एम्प्टी होनी चाहिए। तो बेसिकली दिस इज एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, और एम्प्टीनेस प्रॉब्लम के लिए जो ट्यूरिंग मशीन होता है वो रिकॉग्नाइज करते हैं रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल को, और रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल एम्प्टीनेस प्रॉब्लम के लिए अनडिसाइडेबल होता है। तो L2 तो डेफिनेटली अनडिसाइडेबल होगा ही होगा। पर L1 की अगर मैं बात करूं तो L1 क्या बोल रहे हैं कि एम्प्टी नहीं होना, एम्प्टी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। तो L1 कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब कि हमें कुछ ऐसा स्ट्रिंग मिलना चाहिए जो एम्प्टी ना हो और जो ट्यूरिंग मशीन से एक्सेप्ट होना चाहिए। तो L1 says the input encoded Turing machine M should accept a string, क्योंकि वो एम्प्टी के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो ऑब्वियसली अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए तो उस केस में ठीक है, हम येस बोल देंगे। बट अगर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो हमें पूरे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि हाँ कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। ओके, तो देयरफॉर इसके लिए हमारे देयरफॉर वी डू नॉट हैव एनी आंसर फॉर नो पार्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती तो अच्छी बात है, बट अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट ही नहीं होती तो हमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट ही नहीं हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसीलिए ये सेमी डिसाइडेबल है। तो येस के लिए आंसर है पर नो के लिए आंसर नहीं है, तो उस केस में द लैंग्वेज इज सेमी डिसाइडेबल। इसलिए पहला वाला सेमी डिसाइडेबल होगा और दूसरा वाला डेफिनेटली अनडिसाइडेबल होगा। नाउ दिस इज 5th क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। लेट इनपुट अल्फाबेट इज दिस, x and y बी द लिस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स ईच डिफाइंड एज बिलो। एंड यहाँ पे आपको ये दे रखा है। देखो पीसीपी जो होती है पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। स्टेट एंट्री प्रॉब्लम भी अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमें लिस्ट एक्स से और लिस्ट वाई से ऐसे ऑर्डर बनाने पड़ते हैं स्ट्रिंग्स के सच दैट कि वो इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका आंसर है 1 0 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, टोटल 6 1s एंड 0। ओके, तो 1 0 6 1s एंड 0, ये इसका आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट की ऑर्डरिंग इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि x की अगर मैं बात करूं तो x का मैं पहले लूंगी x2 को लूंगी, ठीक है, देन मैं x1 को लूंगी, देन x3 को, और यही ऑर्डर y का भी होना चाहिए, y2 y1 y3। तो x2 अगर आप पहले रखते हो तो ये आपका है x2, तो 1 0 1 1 1, और x1 है आपका कितना 1, और x3 आपका क्या है 1 0। और वैसे अगर आप y को लगते हो तो y2 पहले आपका क्या है 1 0, और y1 क्या है 1 1 1।
एंड y3, तो y3 आपका 0 है। तो आप यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं कुछ इस हिसाब की कि शुरू भी 1 0 से हो रहा है और एंडिंग भी 1 0 से हो रही है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर I1 जो है वो 2 I1 के इक्वल है और 1 I3 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमने P को लेट किया है 4। जब P को हम 4 लेट कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमारे पास टोटल 4 लेंथ की स्ट्रिंग निकल करके आएंगी। ओके, तो दिस वे हमने यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आप इसको देखते हो तो वो कभी ऑल्टरनेट 1 0 1 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 0 1 0 ऑल्टरनेट आ ही नहीं रहा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इतने वंस कभी नहीं आ रहे, कम से कम 2 बारी तो 1 0 आएगा। यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे इस 1 के बाद 0 आएगा। तो 1 0 1 0 2 टाइम्स कहाँ पे आ रहे हैं, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, और यहाँ पे तो 2 से भी ज्यादा आ रहे हैं। तो सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज दिस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। ये इक्वेशन आपको दे रखा है, 2 लैंग्वेज दे रखे हैं, कौन सा सेमी डिसाइडेबल नहीं है। यहाँ पे बोल रहे कि ट्यूरिंग मशीन एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्यूरिंग मशीन सिर्फ एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ऑब्वियसली जहां तक बात आती है कि ट्यूरिंग मशीन के एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करने की, तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो एक्सेप्टेंस की जहां तक बात आती है तो ट्यूरिंग मशीन का हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो है वो अनडिसाइडेबल है, और एप्सिलॉन को तभी एक्सेप्ट कर पाएगा ट्यूरिंग मशीन जब वो हॉल्ट करेगा। पर हॉल्टिंग ही अनडिसाइडेबल है तो ये भी अनडिसाइडेबल होगी, ये तो फॉर श्योर होगी। बट सिर्फ एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये आपका सेमी डिसाइडेबल। अब देखो, जो अनडिसाइडेबल होता है वो सेमी डिसाइडेबल भी होता है, क्योंकि सेमी डिसाइडेबल इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ अनडिसाइडेबल। तो ऑब्वियसली ये सेमी डिसाइडेबल भी होगा, बट ये आपका सेमी डिसाइडेबल भी नहीं होगा L2। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि L2 की बात अगर हम करें तो L2 आपका रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं बन सकता जहाँ पे हम ऐसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट, ऐसे सिर्फ लैंग्वेज को एक्सेप्ट करें जो सिर्फ एप्सिलॉन हो और बाकी लैंग्वेज को रिजेक्ट करें। तो ऐसा हमारा कोई ट्यूरिंग मशीन नहीं है जो बाकी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा और सिर्फ इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। सो दैट इज वाई इसका कोई भी रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज इसके करस्पॉन्डिंग नहीं बन सकता, इसलिए सेमी डिसाइडेबल भी नहीं है। क्योंकि जब ट्यूरिंग मशीन उसके करस्पॉन्डिंग नहीं बन सकता तो वो सेमी डिसाइडेबल भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ये सेमी डिसाइडेबल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि L1 और L2 यहाँ पे 2 ट्यूरिंग मशीन दे रखी है, उनके लिए लैंग्वेज दे रखा है, पहला काउंटेबल है, दूसरा अनकाउंटेबल है। तो पहली बात ये है कि ट्यूरिंग मशीन का सेट है ये L1, और जितनी भी लैंग्वेज होते हैं एक्सेप्ट ट्यूरिंग मशीन के द्वारा वो काउंटेबल होते हैं। तो ट्यूरिंग मशीन के द्वारा जितने भी लैंग्वेज होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, इसलिए वो डिसाइडेबल होगा। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्यूरिंग मशीन नहीं है जो अनकाउंटेबल सेट को एक्सेप्ट करता हो, यानी कि एम्प्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता हो। तो ऑब्वियसली L2 भी डिसाइडेबल होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, तो ट्यूरिंग मशीन साफ साफ बोलता है कि वो काउंटेबल को ही जनरेट करता है और अनकाउंटेबल को जनरेट नहीं करता है। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों डिसाइडेबल होगा, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के स्टेटमेंट्स में आता है कि वो कभी भी अनकाउंटेबल को नहीं कर पाता एक्सेप्ट। ओके, तो L2 आपका एक एम्प्टी लैंग्वेज हो जाएगा जब वो अनकाउंटेबल को नहीं एक्सेप्ट कर पाता, और एम्प्टी मतलब फाइनाइट, तो ऑब्वियसली वो भी डिसाइडेबल है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी अनडिसाइडेबल नहीं होगी, ऑप्शन डी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ट्यूरिंग मशीन की इनकोडिंग दे रखी है और बोल रखा है कि ट्यूरिंग मशीन M आपका सारे पैलिंड्रोम्स में होल्ड करेगा, और यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन है और उसका जो लैंग्वेज है इंटरसेक्शन वो एम्प्टी है। तो इट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, और इंटरसेक्शन एम्प्टीनेस प्रॉब्लम के अंडर आपका जो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज है जो ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज करता है वो अनडिसाइडेबल होता है। तो L2 तो डेफिनेटली आपका अनडिसाइडेबल होगा, ठीक है। और हॉल्टिंग अगेन इज रिलेटेड टू ट्यूरिंग मशीन हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो खुद अनडिसाइडेबल है, तो ये भी अनडिसाइडेबल होगा। तो दोनों के दोनों अनडिसाइडेबल होंगे। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इस लैंग्वेज के लिए जहाँ पे ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगा ऑन एवरी इनपुट। तो ऑब्वियसली ट्यूरिंग मशीन अगर एवरी इनपुट पे होल्ड करेगा तो उसका हम एक्सप्लेनेशन यही दे सकते हैं कि हमें ये चेक करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि सारे इनफाइनाइट स्ट्रिंग को, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि
वो हॉल्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर एक इनपुट पे हॉल्ट करने वाले तो हमें तो सारे स्ट्रिंग चेक करने पड़ेंगे सो दैट कि हमें यस आंसर मिले, है ना, जो पॉसिबल नहीं है। एज इट इज गिवन दैट कि एम हॉल्ट करेगा ऑन एवरी इनपुट विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे हमें यस आंसर नहीं मिलेगा। तो जो लैंग्वेज है आपका वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट स्ट्रिंग को चेक करने की जरूरत जहाँ पे पड़ रही है वो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं होगा। क्योंकि ये लैंग्वेज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल है अकॉर्डिंग टू द राइस थ्योरम। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और बताना है आपको कि क्या सही है। जितने भी ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज होते हैं वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल होते हैं, रिकर्सिव नहीं। रिकर्सिव लैंग्वेज जो होता है वो प्रॉपर सबसेट होता है रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल का, ये बिल्कुल सही है। जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल होते हैं, बिल्कुल सही। ट्यूरिंग मशीन जो हॉल्ट नहीं करता है एम्प्टी इनपुट पे वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल सेट को बनाता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो एम्प्टी इनपुट पे हॉल्ट नहीं करता है वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल को नहीं बनाता। तो ऑप्शन ए तो मैंने आपको करेक्ट बता दिया था। ओके, और फाइनाइट सेट जो है आपको ऑप्शन सी में वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल इसलिए भी होगा क्योंकि फाइनाइट सेट तो रेगुलर होती है और रेगुलर प्रॉपर सबसेट होती है रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल की। और ऑप्शन 4 को अच्छे से समझो कि यहाँ पे जो ट्यूरिंग मशीन है जो एम्प्टी इनपुट पे हॉल्ट नहीं करता उसके लिए आंसर पॉसिबल है, ओनली नो आंसर पॉसिबल है, नो आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें सारे ट्यूरिंग मशीन को चेक करना पड़ेगा ना जो एम्प्टी इनपुट पे हॉल्ट नहीं करती। अब सारे ट्यूरिंग मशीन को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए तो नो ही होगा। अब क्योंकि इसके लिए यस आंसर पॉसिबल नहीं है तो ये रिकर्सिवली इन्यूमरेबल नहीं है और इसलिए हम इसका ट्यूरिंग मशीन नहीं बना सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट ये आपको दे रखा है कि L1 आपका रिकर्सिव लैंग्वेज है और L2 आपका रिकर्सिवली इन्यूमरेबल, जिसका क्लीन क्लोजर भी रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होता है। कॉन्कैटिनेशन में ग्रेटर लैंग्वेज लेते हैं जो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है दोनों में, तो आंसर इसको ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि क्लास ऑफ लैंग्वेज जो यूनियन और कॉम्प्लीमेंटेशन के अंडर क्लोज्ड होता है वो इंटरसेक्शन के अंडर भी क्लोज्ड होता है। बिकॉज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आता है, जस्ट डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब देखो ये यूनियन है, ये कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ इंटरसेक्शन, तो ये बिल्कुल सही है। अ क्लास ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन हैज टू बी क्लोज्ड अंडर यूनियन, बिकॉज ये अगेन सेकेंड पार्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम का कि अगर पूरे इंटरसेक्शन का आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करके यूनियन बीच में आता है। तो ये इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट है तो ये यूनियन है। अगर एल नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंटेशन भी नॉट रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होगा ऑब्वियसली। अगर लैंग्वेज नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी नॉन रिकर्सिवली इन्यूमरेबल होगा। तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 लैंग्वेज दिए हुए हैं कि M इज द इनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन, M2 is a Turing machine that halts on all input and M belongs to language of M2। और यहाँ पे वही उल्टा दे रखा है, तो आपसे पूछा गया कि L1 और L2 क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको देखना है कि M2 एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन है जो सारे इनपुट पे हॉल्ट कर रहा है ना। M2 एक ऐसा ट्यूरिंग मशीन है जो सारे इनपुट्स पे हॉल्ट कर रहा है और M2 के लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली तो L ऑफ M2 क्या होगा, अगर ये सारे इनपुट पे हॉल्ट कर रहा है मतलब कि डिसाइडेबल है तो इसका लैंग्वेज भी रिकर्सिव होगा क्योंकि इसका लैंग्वेज भी डिसाइडेबल है और जब डिसाइडेबल है तो रिकर्सिव भी होगा। तो जब हम मशीन M को रन करेंगे और M2 हॉल्ट करेगा और स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा तो M भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि M इसके लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है अगर M एक्सेप्ट करता है तो। ओके, बट अगर M2 हॉल्ट करता है, M2 हॉल्ट करता है और एक्सेप्ट करता है तो M भी एक्सेप्ट करेगा, बट M2 हॉल्ट करता है और रिजेक्ट करता है स्ट्रिंग को तो M भी रिजेक्ट करेगा। तो इसका मतलब M हमेशा हॉल्ट करेगा, चाहे एक्सेप्ट करना हो या रिजेक्ट करना हो हॉल्ट करके ही करेगा। इसका मतलब ये रिकर्सिव है, इसलिए L1 आपका रिकर्सिव लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो L1 आपका रिकर्सिव लैंग्वेज है तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल भी होगा। और L2 की अगर मैं बात करूं तो
तो L2 लैंग्वेज में क्या हो रहा है कि M is the encoding of Turing machine, M2 is a Turing machine that holds on all input and M2 belong कर रहा है M के लैंग्वेज को। यहाँ पे M बिलोंग कर रहा था ना, यहाँ पे M2 बिलोंग कर रहा है M के लैंग्वेज को। तो अब देखो इसको क्या होगा, तो L2 आपका रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल होगा क्योंकि M होल्ड कर रहा है ओनली फॉर स्ट्रिंग दैट इज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन M2, सो दैट इज वाई L2 आपका रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। इनमें से कौन है जो कंप्यूटेबल है बाय ट्यूरिंग मशीन? तो कंप्यूटेबल वही होते हैं जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं। तो log n और n फैक्टोरियल दोनों ही रिकर्सिव फंक्शन है, तो दोनों ही कंप्यूटेबल है बाय ट्यूरिंग मशीन। इनमें से लैंग्वेज दे रखे हैं M इनकोडिंग है ट्यूरिंग मशीन का, आपको बताना है कि लैंग्वेज जो रिकर्सिव है। ऑब्वियसली M एक्सेप्ट्स W, तो ये आपका मेंबरशिप प्रॉब्लम है जिसमें कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ट्यूरिंग मशीन की डिसाइडेबिलिटी पे, जो ऑब्वियसली ट्यूरिंग मशीन की हॉल्टिंग पे। जो अनडिसाइडेबल है तो ये भी अनडिसाइडेबल होगी, अनडिसाइडेबल है तो रिकर्सिव नहीं हो सकती। ये एक M ट्यूरिंग मशीन है जिसके पास फाइनल स्टेट्स होते हैं। देखो ट्यूरिंग मशीन के जो टपल डेफिनेशन है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन होते हैं, Q, सिग्मा, Q नॉट, फाइनल। तो ऑब्वियसली फाइनल स्टेट तो इनके टपल डेफिनेशन में आती है, और जो भी इनके टपल डेफिनेशन में आती है वो डिसाइडेबल होती है। डिसाइडेबल होती है तो रिकर्सिव भी होगी। M हैव K, स्टेट से लेकर के कुछ भी होगा तो वो डिसाइडेबल होगा क्योंकि ट्यूरिंग मशीन के टपल डेफिनेशन में वो होता है। M एक्सेप्ट एप्सिलन, तो देखो एक्सेप्टेंस की जहां तक बात है तो ट्यूरिंग मशीन को हॉल्ट करवाना पड़ेगा, हॉल्ट मतलब एग्जीक्यूट, और वो खुद अनडिसाइडेबल होती है। तो B और C इसका आंसर है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस तो हो गए हमारे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। 1 सेकेंड। यस, तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करना है। तो लेट्स सी हाउ टू डिस्कस सी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे L आपका रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज है। ओके, लेट मी सी। तो L आपका रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज है और ये गिवन है कि जो L का कॉम्प्लीमेंट है वो भी रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज है। तो अगर L रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल और L का कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल है तो L मस्ट बी रिकर्सिव। ये आपका थ्योरम है, क्योंकि अगर ये दोनों रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल है तो वो तभी हो सकता है जब L रिकर्सिव लैंग्वेज हो। अब इसका रीजन क्या है कि L और L का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल है, तो दोनों तो L इज कॉल्ड एज डिसाइडेबल, क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट सेम आ रहा है तो वो तभी हो सकता है जब ये डिसाइडेबल, और डिसाइडेबल लैंग्वेज कौन होता है? रिकर्सिव लैंग्वेज होता है। सो दैट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट लैंग्वेज डज द फॉलोइंग अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर डिराइव? तो ये किस टाइप का लैंग्वेज डिराइव करेगा ये बताना है। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जस्ट ध्यान में रखना है कि किस टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस हो रही है। तो यहाँ पे क्या आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकते हो? 1 सेकेंड। एप्सिलॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि S जो है S1 B को डिराइव करेगा, और S1 कम से कम A S1 B देगा, और यहाँ पर B फिर एप्सिलॉन बनेगा। तो आप देख सकते हो एप्सिलॉन तो डिराइव नहीं होगा, दैट मीन्स कि N जो है मतलब कि A की पावर या B की पावर जो भी होगा वो आपका 0 नहीं हो सकता। तो चलो वो तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और भी चीजें कि क्या क्या किस तरीके से हम स्ट्रिंग्स के एक्सेप्टेंस को बता सकते हैं। तो S1 को खत्म करने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पर A S1 B की, ओके, तो S S1 एंड B। अब S1 की वैल्यू क्या है? A S1 एंड B, और इस A S1 B की वैल्यू क्या है इन तीनों की? तो ये डबल A है यहाँ से, और मैंने कैपिटल B की वैल्यू एप्सिलॉन। तो जो मिनिमम स्ट्रिंग डिराइव हो रहा है यहाँ से वो डबल A हो रहा है। तो आपको देखना है कि कौन डबल A एक्सेप्ट कर रहा है।
तो n की वैल्यू हम 1 रखते हैं, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a की पावर 2 और b की पावर 2 प्लस k की वैल्यू हम रखते हैं -1, तो -1, तो इट इज ए डबल ए बी। तो ये डबल ए एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू मिनिमम 1 रखनी पड़ेगी, k की वैल्यू -1। दिस इज लाइक 1 सेकेंड। डबल ए तो एक्सेप्ट हो रहा है AS1B के हेल्प से, और कैपिटल B से एप्सिलॉन डिराइव हो जाएगा, ठीक है, वो बात भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, डबल ए आपका स्ट्रिंग मिनिमम एक्सेप्ट होना चाहिए, तो k की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो b की पावर, तो k की वैल्यू ये ओके, k की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इट इज a की पावर n, n+1, n क्या है, n आपका यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो 1+1 2, और b की पावर 1 प्लस k की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखनी पड़ जाएगी ना, दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। n की वैल्यू ओके, आई हैव टू चेक दिस क्वेश्चन, एक बार मैं चेक करूंगी फिर ही मैं बता सकती हूँ। लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन है, वही वाला है कि m2 बिलोंग कर रहा है उसको, m बिलोंग कर रहा है उसको, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ये एप्सिलॉन NFA का है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे R1 R2 दे रखी है रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके लैंग्वेज और इसके लैंग्वेज का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा, तो यहाँ पे A से स्टार्टिंग हो रही है और एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एंडिंग हो रही है A से, तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ऑब्वियसली अगर स्टार्टिंग A से होगी और एंडिंग A से होगी तो दोनों में कॉमन यही होगा ना कि जो स्ट्रिंग्स स्टार्ट्स और एंड्स विद A, जैसे कि सिंगल A, ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग A से हो रही है और एंडिंग भी A से हो रही है। जैसे A ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, A है ना, दोनों आएगा, और पर B नहीं आएगा क्योंकि ना तो इसकी स्टार्टिंग A से हो रही है ना इसकी एंडिंग, तो ऑब्वियसली ये इसका है। तो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों मतलब कि A से हो, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ पर आपका सिंगल A आएगा, डबल A आएगा, तो इट शुड बी ऑप्शन A एक्चुअली, नॉट ऑप्शन B, इट्स रॉन्ग। ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं होगा, A+A की जरूरत क्या थी, पर A+A की जरूरत है, आई एम रियली सॉरी, सही है, क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन A के हेल्प से सिंगल A को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे सिंगल A भी आएगा, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि सिंगल A एक्सेप्ट करो या फिर A से स्टार्टिंग और बीच में कुछ भी और A से एंडिंग, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ओनली A एक्सेप्ट नहीं हो रहा ऑप्शन A में। तो यहाँ पे M ट्यूरिंग मशीन होल्ड करेगा एग्जैक्टली आफ्टर 100 मूव्स, जहाँ पे M इनकोडिंग है ट्यूरिंग मशीन की, तो ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज L के लिए हमारे पास एक होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन होगी, दैट्स वाई ये आपका रिकर्सिव लैंग्वेज है। तो आपको साफ साफ दे रखा है ना, M होल्ड करेगा एग्जैक्टली आफ्टर 100 मूव्स, तो यहाँ पे L कंटेन कर रहा है, तो वी कैन डिसाइड इजिली। जो स्टेप्स वाले क्वेश्चन होते हैं, मूव्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम कर सकते हैं कि 100 मूव्स क्या फाइनाइट है, तो वी कैन नो कि हाँ